हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम नया टॉपिक मैथमेटिकल फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं मैथमेटिकल फ़िज़िक्स के आप लोगों को बेसिक बताऊंगी। मैथमेटिकल फ़िज़िक्स बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि जितने भी जब आप हायर क्लास में जाओगे और आपको डिफरेंट पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो ये जो है मैथमेटिकल टूल जो आपको सॉल्व इक्वेशंस, बड़े बड़े इक्वेशंस और जो भी है वो सारी चीज़ें सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। इसीलिए मैथमेटिकल फिज़िक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैथमेटिक्स को फिजिसिस्ट एक टूल की तरह यूज़ करते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट करके और थियोरेटिकल जो भी डेरिवेशंस होते हैं और एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा आता है उन दोनों को मैच कर सके और उन दोनों को प्रूफ कर सके कि वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल फिज़िक्स हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं शुरुआत करूँगी बिल्कुल बेसिक से, जो आपने पढ़ के आया हुआ है मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में। मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वेक्टर और स्केलर से। तो पहले स्केलर की बात कर लें। आप सबने पढ़ रखा है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़िज़िक्स में स्केलर की क्या वैल्यू है या स्केलर किसको कहते हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी जो कि एक एप्रोप्रिएट यूनिट और किसी एक नंबर से डिनोट कर दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कहा कि मेरा जो वेट है वो 50 kg है, तो ये जो मेरा वेट है वो 50 kg है। वेट सही नहीं रहेगा, मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं मास लिखती हूँ फिज़िक्स में। मास, क्योंकि वेट हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, बट जहाँ kg आ जाए वहाँ मास होता है। तो अगर मैंने आपसे ये कहा कि मेरा जो मास है वो 50 kg है, तो एक एप्रोप्रिएट यूनिट है हमारे पास kg और एक एप्रोप्रिएट नंबर है मेरे पास 50। तो मास को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई कर सकते हैं एक एप्रोप्रिएट यूनिट और अ सिंगल नंबर जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मतलब ये जो 50 हुआ वो मैग्नीट्यूड हो गया, स्केलर हो गया, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स, मास मैंने बता ही दिया। वॉल्यूम को भी हम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एक स्पेसिफिक यूनिट, और अगर 10 मीटर क्यूब है तो दिस इज़ योर स्पेसिफिक नंबर, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस ले लो, केल्विन ले लो, फ़ारेनहाइट ले लो, जो भी आप लोगे, तो ये इनका एक एप्रोप्रिएट नंबर से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 104 डिग्री सेल्सियस, तो 104 इज़ योर नंबर विच इज़ मैग्नीट्यूड एंड डिग्री सेल्सियस इज योर यूनिट। तो किसी भी एनी फिजिकल क्वांटिटी विच completely specified in appropriate unit by a single number is known as scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मली एक रियल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, एक रियल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि हर मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सबको ये फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जैसे भी हम करना चाहें, जो जितने भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो आज तक आप पढ़े हो, 2 + 1 = 3, 2 - 1 = 1, 2 × 3 = 6, तो ये बेसिकली हमारा एल्जेब्रिक एडिशंस हैं, एल्जेब्रिक है हमारा ऑपरेशन। तो जितने भी स्केलर क्वांटिटी होंगे वो
नॉर्मल जो हमने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ा है उसके सारे ऑपरेशन को फॉलो करते होंगे। स्केलर को हम एक रियल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हो गई स्केलर की बात, ठीक है। तो स्केलर बेसिकली जिसको हम मैग्नीट्यूड और एक फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें तो उसको हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज एक हम एप्रोप्रिएट यूनिट के साथ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी और भी बहुत सारे हैं। आप बैठ के अब सोचो कि क्या क्या हो सकता है। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें अभी तक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है, जैसे हीट हो गया, एनर्जी हो गया, वो क्या है सोच के बताना ना। ये आपका स्केलर है। अब हम बढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर बताने से पहले, वेक्टर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपको पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब मैंने आपको बोला कि कोई भी एक आदमी है, वो पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद फिर वो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर गया। तो अगर ऐसे मैं देखूं तो उसने 4 + 3 = 7 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। बट टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में उसने पाइथागोरस थ्योरम 16 + 9 = 5, तो 5 किलोमीटर्स ही ट्रैवल किया उसने। एक स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट कर रहा है A to B, जिसने एक डायरेक्शन भी दिखा दिया कि ये A से B तक जाने के लिए इसने 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। इस क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, डिस्प्लेसमेंट आपने 9th में 10th में पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट, इसके पास हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यूनिट भी है, एप्रोप्रिएट नंबर भी है, एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो उसको कहेंगे वेक्टर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, such physical quantity which is specified by direction as well as magnitude is known as vector, ठीक है। अब वेक्टर जो है, वेक्टर को हम स्केलर की तरह या फिर न्यूमेरिकल अलजेब्रा की तरह हम 3 + 4 = 7 नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक रूल चाहिए। हम इसको एक नॉर्मल जो हमारा अलजेब्रिक मेथड है उससे हटके हम वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सब कुछ जो है वेक्टर को जितने भी ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए हम ऑर्डिनरी फॉर्म से हटके कोई एक नया चीज़ ईजाद करते हैं। तो इसीलिए वेक्टर हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब वेक्टर का एग्जाम्पल देखिए। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट देख ही लिया, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट का अगर आप लोग डेफिनेशन देखो तो डिस्प्लेसमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ पे इस डायग्राम में A और B के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो एक दोनों के बीच एक लाइन खींच के मिल जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो वो हमेशा आप स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। तो फोर्स भी डायरेक्शन। एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात अगर करें, जी की बात, तो हमें हमेशा पता है कि वो नीचे की तरफ लगता है। सेब गिरते हैं ना सर पे, तो वो नीचे की तरफ लगता है। मीन्स
we have direction as well as some values with unit. This is known as vector quantity. ठीक है, तो स्केलर का एग्जाम्पल हो गया मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा. वेक्टर का हो गया हमारा फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें. एक चीज़ और मैंने अभी आपको बताया कि जिसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा उसको हम वेक्टर कह देंगे, बट ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी हो. फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये आपका होमवर्क है, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप फाइंड आउट करोगे. मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है. इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी फिर ये क्या है? दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हमेशा याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो होना ही होना चाहिए, बट वेक्टर क्वांटिटी जो है, कोई भी वेक्टर कम्यूटेटिव रिलेशन ज़रूर फॉलो करेगा. कम्यूटेटिव रिलेशन का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो ए बी प्लस ए भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये सेम होगा, ये सेम होगा. और इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है. पहले में मैंने ए को पहले रखा था, दूसरे में मैंने बी को पहले रखा है, तो ऑर्डर चेंज होगा, बट द फाइनल रिजल्ट विल बी सेम. द फाइनल रिजल्ट विल बी सेम. तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव रूल. ठीक है, तो वेक्टर में ये चीज़ आगे से याद रखना आप. वेक्टर में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी कम्यूटेटिव रिलेशनशिप, कम्यूटेटिव रूल्स जो है वो ज़रूर फॉलो करेगा. कम्यूटेटिव रूल वो होता है कि दो वेक्टर या तीन वेक्टर का एडिशन का जो ऑर्डर है वो मे भी उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट अगर हम उस ऑर्डर को चेंज करते हैं तो भी जो फाइनल रिजल्ट है, जो रिजल्ट है, वो कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा. बुक्स में आप अगर बुक पढ़ते हो तो वेक्टर को, बुक अगर आप पढ़ोगे तो बुक में वेक्टर को बोल्ड से डिनोट करते हैं, पर जब हम लिखते हैं तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे ए लिखा तो उसके ऊपर हम एक एरो दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो ए एंड ए कैप, वेयर ए कैप जो है वो होता है डायमेंशनलेस होता है यूनिट वेक्टर. इसका कोई अपना डायमेंशन नहीं होता है और ये एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर ही बता रहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी, यानी यूनिटी मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा. तो यानी कि हम डायरेक्ट यूनिट वेक्टर को अगर हम डिफाइन कर सके तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज यूनिट वेक्टर. ठीक है, अब हम रूल्स पढ़ेंगे जो वेक्टर रूल जो फॉलो करता है. उसका एडिशन रूल क्या है, सब्सट्रैक्शन रूल क्या है, मैंने अभी बताया था.
स्केलर को तो हम अलजेब्रिक रूल से सॉल्व कर लेते हैं, जो अलजेब्रा को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें, बट वेक्टर को हम ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। तो वेक्टर को हम पहला उसका एडिशन देखते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो हम इसका एडिशन करेंगे। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो पहले तो कम्यूटेटिव मैंने आपको बता दिया क्या होता है। वो वेक्टर जो रूल फॉलो करेगा एडिट है, वो कम्यूटेटिव रूल फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव रूल मतलब ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव रूल एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल। तो एसोसिएटिव में क्या है, अगर मैंने और एक वेक्टर पकड़ लिया सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, यानी कि ए को रहने दिया, पहले मैंने बी और सी को ऐड किया, उसके बाद ए से ऐड किया, बोडमास फार्मूला। इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों सेम होगा। कम्यूटेटिव रिलेशन को ही थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एसोसिएटिव, मतलब कि तीन वेक्टर को ऐड किए, पहले मैं किसी भी रैंडमली दो वेक्टर को ऐड कर सकती हूँ, फिर भी हमारा रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए। तो जो वेक्टर है वो ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों रूल फॉलो करता है। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? सब्सट्रैक्शन करने के लिए डायरेक्ट हम वेक्टर को ऐसे लिख देंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और हम लिखेंगे ए प्लस माइनस बी। माइनस बी का मतलब है कि जो बी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमेशा हम मेंशन करेंगे, हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन हमें मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर कोई वेक्टर है, हमारे पास दो वेक्टर है ए प्लस बी, और मैं चाहूँ कि उसको मैं किसी स्केलर, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मल्टीप्लिकेशन रूल डायरेक्ट होगा कि हम दोनों जो वेक्टर हैं उससे बारी बारी से हम इस कांस्टेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास ये ए जो है कांस्टेंट है, स्केलर है, और उसको अगर मेरे को किसी वेक्टर एडिशन में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ये सब आपने पढ़ा है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको भगा रही हूँ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज योर थीटा। थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप, ए डॉट ऑफ बी सबने पढ़ा हुआ है, ए डॉट ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी cos theta. Dot product of a vector quantity is scalar, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी, ये जो आता है रिजल्ट, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, वेक्टर के लिए नहीं कह सकते हैं, बट चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, बिकॉज हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए डॉट ऑफ बी लिखें या बी डॉट ऑफ ए। यहाँ देखिए थीटा विल बी द सेम, बी से ए की तरफ जाओ, ए से बी की तरफ जाओ, जो
छोटा वाला एंगल होगा वो हमेशा सेम होगा, तो इसीलिए ये कम्यूटेटिव रिलेशनशिप फॉलो करेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है सेम, अगर मेरे पास 3 वेक्टर है और a डॉट ऑफ b प्लस c करना हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि a को b से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, a को b से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर a को c से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये दोनों भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल मैंने लिखा है, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। अब आता है मेन क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को ना स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना, किसी बुक में मैंने देखा है कि स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। इसका मतलब यह है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स a क्रॉस ऑफ b, तो इसका फॉर्मूला होता है a b साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। क्योंकि a क्रॉस ऑफ b हमें क्या देता है? एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि उसका एक डायरेक्शन हो। तो ये जो n जो डायरेक्शन है वो पॉइंट करेगा पैरेलल टू द प्लेन AB, ठीक है। यानी कि मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। वेक्टर b अगर इधर है, वेक्टर a अगर इधर है और ये थीटा है, तो यूनिट वेक्टर n किधर होगा? यूनिट वेक्टर n हमेशा AB प्लेन के या तो परपेंडिकुलर हो, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर में कंसीडर करिए कि ये आपका एक प्लेन पेपर है और दोनों ही वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो n यूनिट वेक्टर है वो प्लेन के नीचे साइड है, यानी आउट ऑफ द प्लेन है, नीचे साइड है यानी कि इन ऑफ द प्लेन है, प्लेन के नीचे घुस जाना, मतलब प्लेन को छेद करके नीचे चले जाना। ये उसका डायरेक्शन या तो नीचे है या फिर ऊपर है, प्लेन के ऊपर, आउट ऑफ द प्लेन है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि अपने उंगलियों को जिस भी वेक्टर से जिस भी वेक्टर की तरफ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे B से A की तरफ जाना है, तो अपने राइट हैंड को की उंगलियों को B पे फिक्स करिए खोल के, और अंगूठे को ऊपर, या तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा या नीचे की डायरेक्शन में। तो मैं अगर अपने हाथ से देखूं तो मेरा अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में है। और उसके बाद B क्रॉस ऑफ अगर A है तो हम B से उंगलियों को मोड़ना शुरू करेंगे। जो छोटे एंगल होगा वो एंगल हम मोड़ना शुरू करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, हम ये एंगल नहीं लेंगे, इस एंगल की तरफ नहीं मोड़ेंगे, हम छोटा एंगल की तरफ हमेशा फोकस करेंगे। तो मैंने उंगलियों को मोड़ना शुरू किया, उंगली को मोड़ना शुरू किया, कर्ल जब किया तो ये यहाँ से उंगलियाँ मुड़ी और हमारा जो अंगूठा था ये इसके ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। अब आउट ऑफ द पेपर, अब A to B चलते हैं, सेम डायग्राम B A। अब हम अगर करें तो अंगूठा हमारा नीचे की तरफ डायरेक्शन
नीचे की तरफ है और उंगलियां एक ही डायरेक्शन में। अब हम फिर से A to B शॉर्टेस्ट एंगल, जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा उसकी तरफ उंगलियां मोड़ेंगे। तो जब उंगलियों को कर्ल किया मैंने, मोड़ लिया, तो हमारा जो अंगूठा था वो स्ट्रेट है और नीचे की तरफ नीचे की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि A क्रॉस B जो है उसका डायरेक्शन क्या है, इन टू द पेज के अंदर घुस गया, ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ। आप अगर उंगलियों को A पे रखोगे तो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। यहाँ अगर O पॉइंट है तो O से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब पेज के बाहर निकल रहा है। और जब आप B से A जाओगे तो O से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पेज के आउट जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ऐसे आपको पता चलेगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो ए बी का डायरेक्शन कहाँ है। और अगर हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ B क्रॉस ऑफ A, तो उसका डायरेक्शन कहाँ है। इसका डायरेक्शन है आपका इनटू द प्लेन, और इसका डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो ये है आपका राइट हैंड रूल। इसको हमेशा याद रखना। याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो मैथमेटिक्स यूज़ होगा आपका, वो आपका अभी जो मैं पार्ट 2 का जब फोर्थ पेपर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, EMT है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत है। जब आप वो पढ़ोगे ना तब आपको सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ होगा। वहाँ आपको वेक्टर, ये डायरेक्शंस बहुत देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ हर चीज़ आपका वेक्टर क्वांटिटी से ही डिनोट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिकल फिज़िक्स के बिना पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और ख़ास करके ये वेक्टर और स्केलर, ये सारे कॉम्पोनेंट्स ना। अब हम चलते हैं। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ये सब ज़रूरत है। आज पहला दिन है, इंट्रोडक्टरी क्लास है ना। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों साथ में। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हम लिख सकते हैं, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव था। हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये लॉ याद रखना। यानी कि A क्रॉस ऑफ B प्लस C अगर है तो हम इसको भी डॉट प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, A क्रॉस ऑफ B प्लस A क्रॉस ऑफ C। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग ना कोई भी वेक्टर लिख लेना, और उसके बाद ये सारे जितने भी मैंने रूल्स लिखे हैं, जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट, एडिटिव, एसोसिएटिव, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जितने भी मैंने बताए वो सारे एक बार ना उसमें वेरीफाई कर लेना कि A क्रॉस ऑफ B इंटू B प्लस C अगर मैं ऐसे करूँ, चाहे मैं ऐसे करूँ, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। बट अगर कम्यूटेटिव की बात करें ना तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या लिखा याद है? कम्यूटेटिव का मतलब मैंने लिखा था ना, A dot of B is equal to B dot of A, because it is a scalar quantity, but in vector A cross of B is not equal to B cross of A. But you can write A cross of B is equal to minus B cross of A. Understood? माइनस आ जाएगा बिकॉज वी हैव डायरेक्शन, और जब मैं इसको डायरेक्शन को चेंज कर दूंगी तो यहाँ पे हमारा एक माइनस आ जाएगा। नाउ दिस
दिस इक्वेशन इज राइट, दिस इक्वेशन इज राइट विच इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव रिलेशन होता तो ये सही होना चाहिए था, बट ये इक्वल नहीं होता है, इट नॉट इक्वल टू। और जब अगर मुझे ऐसे लिखना हो और मुझे इसको इंटरचेंज करना हो दोनों को, तो हम यहाँ पे एक माइनस साइन पुट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखते हैं। वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं, मैं पहले ये यूज़ करती हूँ। ये हमारा अगर z एक्सिस है, हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम, जो यूनिट वेक्टर z डायरेक्शन में होगा, जो यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन में होगा, और जो यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में होगा, उसको हम डिनोट करेंगे i कैप, इसको j कैप, इसको k कैप। ठीक है, where i, j and k are the unit vector and the direction of coordinate axis। ठीक है, और कोई हमारे पास ए वेक्टर ए है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा, कोई हमारे पास जो ए वेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन होगा, तो जो वो z एक्सिस पे बनाएगा उसको हम ए जेड बोलेंगे। किसी भी कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर ए, उसका अगर हम अगर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो हम x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट में हम उसको लिखते हैं। तो जो z डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको ए जेड, जो y डायरेक्शन में होगा उसको ए वाई, और जो x में होगा उसको हम ए एक्स लिखेंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में किसी भी वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, कंपोनेंट फॉर्म, तो डायरेक्ट हम ये लिखेंगे वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर i प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर j प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर k, where ax, ay, az are the projection of a along, where ax, ay and az are the projection of a along projection of a along 3 coordinate axis, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ए एक्स ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स के जगह है, ए वाई ये प्रोजेक्शन कहाँ है वाई पे, और ए जेड प्रोजेक्शन कहाँ है जेड पे, और यूनिट वेक्टर z में जो यूनिट वेक्टर का है दैट इज k, जो यूनिट वेक्टर y में है j, एंड जो यूनिट वेक्टर x में है उसको हम हमेशा i j के i से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। और ए एक्स, ए वाई, ए जेड आर द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ना अब हम देखेंगे वेक्टर का अब जब हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम उस कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी कंपोनेंट फॉर्म में जब वेक्टर होगा तो हम उसको ऐड करेंगे कंपोनेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है a
अगर मैं उसको लिखती हूँ AXI प्लस AY, एक मिनट, AYJ प्लस AZK, और B को हम लिखते हैं BXI प्लस BYJ प्लस BZK। तो अगर मैं इसको ऐड करना है, मुझे कंपोनेंट्स को ऐड करना है, अगर वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म को ऐड करना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम आई के कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, जे को हम एक साथ ऐड करेंगे और के को हम एक साथ ऐड करेंगे, जो कि अलजेब्रा में हमने नहीं सीखा है। ये स्पेशल जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्पेशल ऑपरेशंस वेक्टर के लिए बनाए गए हैं, जो कि हमारा जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उससे डिफरेंट है। अब अगर मुझे किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाना हो किसी वेक्टर से, जैसे हमारे पास वेक्टर है, तो अगर मुझे किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराना हो तो फॉर एग्जांपल ए इज अ स्केलर क्वांटिटी और मुझे ये है, तो हम ए को कंपोनेंट में ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक में मल्टीप्लाई होके नहीं रह जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, ठीक है। और अगर मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर मुझे ए और बी मैंने मिटा दिया है, मैं फिर से बी लिख लेती हूँ, बी वेक्टर बी इज इक्वल टू BXI प्लस BY BYJ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पेन में, आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, BYJ प्लस BZK। तो अगर मैं A डॉट ऑफ B करती हूँ तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है AX BX, कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, प्लस AY BY प्लस AZ BZ। एक चीज़ मैं लिखने वाली हूँ यहाँ, वैसे मैं तो ये क्वेश्चन 12 के बच्चों से पूछा, आप लोगों को ही पता होगा। सिंस I डॉट ऑफ I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1 एंड I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I and so on is equal to 0. How? Prove this. This is your homework. Prove this. ये दोनों आपको प्रूफ करना है, ये कैसे हो रहा है। I dot of मैंने तो लिख दिया, अब मुझे आप ये प्रूफ करके बताओगे कि I डॉट ऑफ I इज इक्वल टू J डॉट ऑफ J इज इक्वल टू 1, बट सिर्फ कारण बताना है आपने कि क्यों ऐसा हुआ है, और मुझे पता है आप सबको ही पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे को बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जो हम वेक्टर का करते हैं वो डिटर्मिनेशन मेथड से करते हैं। डिटर्मिनेंट जो होता है हमारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, आपने 11-12 में पढ़ा है इसको, तो देख रहे हो मतलब नॉर्मल अलजेब्रा से कितना डिफरेंट है किसी भी वेक्टर को डील करना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चीज़ें पढ़ोगे, या इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं, तो जब आप EMT पढ़ोगे तो वहाँ काम आएगा। तो ए को हम लिखेंगे क्या, अगेन हम
किसी एक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk एंड b इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। अब मुझे अगर इनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ध्यान से देखना, वैसे सबको याद ही होना चाहिए, नहीं याद है तो आज फिर से सीख लो कि ये डिटरमिनेंट मेथड कैसा होता है। हम क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, डिटरमिनेंट बना दिया। फिर मैं यहाँ लिखूंगी i j k। फिर मैं पहला जो हमारा वेक्टर होगा उसका कंपोनेंट i के नीचे i का कंपोनेंट, j के नीचे j का कंपोनेंट, k के नीचे k का कंपोनेंट, और जो b का होगा b में भी सेम प्रोसेस, i के नीचे i का कंपोनेंट, j के नीचे j का कंपोनेंट और k के नीचे k का कंपोनेंट। ठीक है, अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगी, यहाँ मैं माइनस लिख दूँगी, j के आगे माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख दूँगी प्लस i, एक लंबा सा ब्रैकेट बनाया। इस रो को ये जो रो है इस रो को भूल जाएंगे हम। इस रो को हमने भूल गए। जब इस रो को भूल गए तो हम इधर से शुरू करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने क्रॉस कर दिया तो इसको लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे bzay और फिर माइनस byaz। नीचे से जाएंगे हम, माइनस byaz। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे मैंने पहले ही माइनस जे लिखा है तो मैं यहाँ पे फिर माइनस जे ही लिखूंगी। पहले मैंने प्लस लिया था तो प्लस आई। अब हम क्या करेंगे, इस एरो को एलिमिनेट करेंगे। बिल्कुल जे के सीध में जितने भी लाइन होंगे सबको हाइड कर देंगे। फिर से हम चलेंगे दिस वन एंड दिस वन। तो पहले bz ax माइनस bx a z एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से हमारे पास क्या है, प्लस के है, प्लस के लिखा मैंने, और अब दोबारा से हम के ऊपर नीचे जो भी है हम उसको एलिमिनेट करेंगे, यानी कि ये और ये दोनों, ये रो तो हमेशा होगा और ये। अब फिर से हम नीचे से शुरू करेंगे, क्या होगा, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, by ax, यहाँ से जाएंगे ना, by ax माइनस bx ay। ठीक है, ऐसे हम
वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ पे आपको माइनस ऑकवर्ड लग रहा हो तो इसको मैं थोड़ा सा और सजा के लिख सकती हूँ। अब कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ थोड़ा सा इसको सजा के लिख देना। आई बी जेड ए वाई, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा। मैंने एरो नहीं दिया है तो आप समझना कि ये सिर्फ कंपोनेंट ले रहे हैं। कंपोनेंट मतलब एक रियल नंबर होगा, अपना उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। बी वाई ए जेड, तो आप बी वाई ए जेड को ए जेड बी वाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस माइनस को अंदर लेके गए तो ये प्लस क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि बी एक्स ए जेड, और ये माइनस हो जाएगा माइनस बी जेड ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के एज इट इज बी वाई ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ए क्रॉस ऑफ बी। तो ऐसे ही आपको हमेशा सॉल्व करना है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपने ये सब पढ़ रखा है, बस आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, ब्रश करने की ज़रूरत है, अपने आप ताज़ा करो मेमोरी कि आपने इसको किया है। अब 2-4 फार्मूला, उसके बाद ये लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा, बोर हो गए होंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट, ये फार्मूलाज मैं लिख देती हूँ, ये फार्मूला आप अपने बुक कॉपी में नोट कर लो। कम लोगों को याद रहता है, मे बी आपको याद हो, मे बी आपको याद ना हो। ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसका एक्सप्लेनेशन या प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फार्मूला ज़रूर याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई 3 वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए बी एंड सी, तो जो हम ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हम 2 तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीके से हम इसका, पेन को क्या हो गया, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। मेरा पेन आज, एक तो ये मेरे लिए नया है, ऊपर से पेन भी ढंग से काम नहीं कर रहा। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा बी डॉट ऑफ सी क्रॉस ऑफ ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सी डॉट ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी, बिकॉज ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है। आप देखो, ये क्वांटिटी वेक्टर दे देगा, ये क्वांटिटी वेक्टर है, और 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हमें वेक्टर देगा, ये वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर। ये क्वांटिटी वेक्टर, ये क्वांटिटी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, मीन्स ये हमारा स्केलर है, और इसीलिए ये हमारा कौन सा रूल फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव, ठीक है। अब हम, ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, और इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ना सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। स्केलर के लिए कुछ नहीं याद रखना पड़ता, क्या है नहीं है, जैसे मन तैसे उसको कर दो। बस थोड़ा सा ब्रैकेट और बोर्ड मास का फॉर्मूला जो आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, बस उसको याद रखो, क्योंकि ब्रैकेट पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कर देना पहले ए डॉट बी कर दिया और उसके बाद क्रॉस सी कर रहे हो, सारा वही आपका ख़त्म हो जाना है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, अगर मुझे करना है ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस ऑफ सी, तो इसका फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना,
बी ए डॉट सी, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ए डॉट बी। इसको कहते हैं बी ए सी माइनस सी ए बी फॉर्मूला। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले वाले को छोड़ देना है और दूसरा वाला जो पीछे से शुरू करना है और पीछे से आपको सेकेंड पे डॉट लगा देना है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को क्या कहते हैं, इसको याद रखने के लिए लोग सिर्फ इसको याद रखने के लिए इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। कैसे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर मेरे पास 3 वेक्टर है ए बी सी, तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा बी ए सी माइनस सी ए बी रूल। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बी ए सी माइनस सी ए बी। क्या हो रहा है, बी ए सी माइनस सी ए बी रूल। इसको याद करने के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करने के लिए ये करते हैं, हमें बस क्या करना है, इनके और इनके बीच एक डॉट लगा देना है, इनके और इनके बीच एक डॉट लगा देना है। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको यूज़ होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें आपको ये ट्रिपल प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा 2 रूल और, अगर मुझे हायर वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, हायर डॉट प्रोडक्ट और हायर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो फिर हम फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, ये आपका आज का लास्ट फॉर्मूला, हायर वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। अगर मेरे पास ए बी सी और डी 4 वेक्टर है, अगर मेरे पास 4 वेक्टर हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होगा, ए डॉट सी टू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट के लिए। और क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस ऑफ डी है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए प्लीज़ आप लोग। तो हम इसको लिखेंगे बी ए डॉट ऑफ सी क्रॉस डी माइनस ए डॉट ऑफ बी इंटू सी क्रॉस ऑफ डी। अब एक चीज़ देख लीजिए, वेक्टर और स्केलर वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में ये स्केलर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा स्केलर मीन्स स्केलर, यानी कि ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, हायर स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे देखो, ये वेक्टर, ये पूरा स्केलर, बट दिस इज वेक्टर।
ये वेक्टर, ये स्केलर, तो एक स्केलर एक वेक्टर, एक स्केलर एक वेक्टर, फाइनल रिजल्ट इज योर वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए इतना ही है। आप लोगों से बस इतना ही है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वेक्टर और स्केलर थोड़ा सा रिवीजन कर लो। आप लोगों का सब पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रश अप करोगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे, इसको एक बार पढ़ोगे, फ्रेश कर लोगे अपनी मेमोरीज में, तो अच्छा होगा आपके लिए भी। और आगे जब आप पढ़ोगे, जब आप डिफरेंशिएशन वेक्टर बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है, तो काफ़ी आप लोग परेशान हो जाते हो। मैंने हमेशा मेरे क्लास में तो यही देखा है कि एक दो बच्चों को छोड़ के फिर बाकी सब फार्मूला और इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिकल फिज़िक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आज मैंने इसको शुरू किया है। तो आज का क्लास इतना ही। वेक्टर और स्केलर आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल और डेल्टा फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने आज तक डेल्टा कैसा पढ़ा है? हम लोगों ने आज तक डेल्टा ऐसे पढ़ा है, बट अब हम डेल्टा ऐसे पढ़ेंगे, उल्टा डेल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, हमने हमेशा डेल्टा टी अपने लैप्लेस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देखा होगा, टाइम डायलेशन में डेल्टा टी लिखा हुआ है मैंने, पर अब हम इसको भी डेल बोलेंगे। तो इंटरेस्टिंग क्लास है, बट पहले वेक्टर और स्केलर ज़रूर पढ़ लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस नहीं समझ सकते हो, और उसका बहुत अच्छा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो कि जब मैं पढ़ाऊँगी तब मैं बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। Thank you and all the best.